हेलो दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। अब वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़ना क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपका परिमेय संख्या हो गया और परिमेय संख्या होगा। अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का दोनों को सम्मिलित कर देंगे तो वो दोनों संख्या मिल करके आपका कौन सी संख्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। हम जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत। चलिए देखते हैं। आपका पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत आपको पढ़ना लंबी विभाजन प्रक्रिया। लंबी विभाजन प्रक्रिया का मतलब यह है कि जो आप लोग बचपन में आप लोग तो भाग दिए होंगे, भाग विधि से मौसा निकालना, गुणनखंड विधि से मौसा निकालना। तो जो भाग विधि से मौसा निकालना आप लोग जानते हैं, बचपन में आप लोग जो निकालते थे भाग विधि से मौसा, वही आपका क्या है? लंबी विभाजन प्रक्रिया है। अब देखेंगे लंबी विभाजन प्रक्रिया में हम लोग को पढ़ना क्या है। हम लोग पढ़ना दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकालना। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब देखेंगे हम लोग दो या दो से अधिक संख्याओं के एचसीएफ निकालना, मतलब दो संख्या हो, आपके पास तीन संख्या दिया हो, जैसे किताब में आपका दिया हो दो संख्या या तो तीन संख्या दिया है, उस संख्याओं को हम लोग एचसीएफ निकालना जानेंगे। अब उसके बाद आपको देखिए पढ़ना है दूसरा पूर्णांकों की विभाज्यता के गुणों से संबंधित अनुप्रयोग। मतलब जो आपका पूर्णांक संख्या उस पूर्णांक की विभाज्यता के गुणों से संबंधित अनुप्रयोग, जो इनके गुण है उनके संबंध से आपका उसका अनुप्रयोग पढ़ना है। अब देखेंगे इसके बारे में जाने कि हम लोग ये सब पढ़ना है और इसके बाद ये सब भी आपको पढ़ना है। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। जो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय है उसके अंतर्गत अभाज्य गुणन विधि। अभाज्य गुणन विधि का मतलब यह है कि जो गुणनखंड विधि से आप लोग मसा निकालते थे, जैसे फैक्टर करते थे, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के रूप में समझा देते हैं। जैसे 8 का यदि हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 8 का क्या हो गया? फैक्टर हो गया। इस तरह से आप लोग खंड करते थे, यही आपका क्या है? अभाज्य गुणन विधि। इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। अब उसके बाद इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? इसमें देखिए अभाज्य गुणन विधि में आपको पढ़ना है पहला दी गई संख्याओं को अभाज्य सिद्ध करना। जो हम लोग सिद्ध करेंगे प्रमेय जो आपका दिया होता है चैप्टर में 1.2 चाहे 1.3, ध्यान में नहीं आ रहा, उस चैप्टर में आपको सिद्ध करना दिया था। कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, इस तरह से आपका दे देता है सिद्ध करने के लिए। इसके अंतर्गत आपको यह पढ़ना है। अब उसके बाद दूसरा आपका है यह पता करना दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं है। ये आपका चैप्टर 1.4 में पढ़ना है। आप देखेंगे वास्तविक संख्या में आप लोगों को इतना सारा पढ़ना है। ये सब टॉपिक आप है जितना इसमें वास्तविक संख्या के अंतर्गत यही सब आप लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में, और ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए आप देखते हैं हम लोग इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखेंगे हम लोग इसमें आपका चैप्टर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। अब उसके बाद एक आपका है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अंतर के बारे में जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है। इसके बारे में हम लोग जान लेंगे, तब आप लोगों को सवाल लगाने में बहुत ही आसान रहेगा। अब देखेंगे आपको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेयिका का अंतर। ये इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेयिका का अंतर क्या है। तो देखेंगे हम लोग पहला हेडिंग यहाँ पर आपका एल्गोरिथम। एल्गोरिथम और प्रमेयिका के अंतर के बारे में जब तक समझेगा नहीं तब तक आपका जो लंबी विभाजन प्रक्रिया से हम लोग सवालों को हल करना, उस सवालों को हम लोग आसानी से नहीं हल कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों को यह जानना जरूरी होगा कि एल्गोरिथम और प्रमेयिका का अंतर। अब देखिए आपका हेडिंग है एल्गोरिथम। तो देखेंगे एल्गोरिथम में आपका सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। क्या बोला? सुपरिभाषित। सुपरिभाषित मतलब स्पष्ट रूप से एक चरणों की श्रृंखला होती है। अब उसके बाद क्या? जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया को विधि प्रदान करती है। इसका कहने का मतलब यह है कि करा जो एक विशेष प्रकार की समस्या को, मान लीजिए आपके पास कोई एक विशेष समस्या होगा, उस समस्या को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इसमें बोला है हल करने की प्रक्रिया को विधि प्रदान करता है। मतलब कोई भी विशेष समस्या को हल करने के लिए हम लोग की एक विधि है, उस विधि से विशेष समस्या को हम लोग हल कर ले आसानी से। इसका मतलब यही है। जैसे कि मान लीजिए ये एग्जाम्पल हर जगह आपको मिल जाएगा। मान लीजिए कि आपको चाय बनाना होगा, तो चाय बनाने के लिए क्या करना होगा? पहले हम लोग क्या करेंगे? गैस चूल्हा को स्टार्ट करेंगे। जब गैस चूल्हा को स्टार्ट करेंगे तो फिर उसके बाद ऊपर रखेंगे बर्तन, बर्तन में फिर पानी डालेंगे, पानी डालने
के बाद शक्कर डालेंगे, फिर उसके बाद आपको चाय डालेंगे, आदि डालेंगे, इस तरह से आपका चाय बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप देखिए चाय बनाने के लिए कितने स्टेप आपको फॉलो करना पड़ा, आपको कम से कम नहीं तो 6 या 7 स्टेप आपको फॉलो करना पड़ा। तब देखेंगे आपका जो स्टेप दिया था फॉलो करने, जैसे आप लोगों को दे दिया गया गैस चूल्हा है, भरा हुआ है, एक बर्तन दे दिया, चीनी गया, चाय दे दिया गया, आदि दे दिया, तो आप लोग चाय बनाने के स्टेप तो जानते हैं। तो मान लीजिए आपको चाय बनाना एक विशेष प्रकार की समस्या है, तो आप लोगों को स्टेप दे दिएगा, उस स्टेप से आप लोग चाय आसानी से बना सकते हैं। उसी स्टेप को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। देखिए एल्गोरिथम क्या कर रहा है कि सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में विधि प्रदान करती है। तो ठीक उसी प्रकार आप लोगों का एल्गोरिथम में आपका स्टेप है, जितना स्टेप रहेगा उस स्टेप से हम लोग विशेष प्रकार की समस्या को हल करेंगे। अगला हेडिंग है प्रमेयिका। प्रमेयिका में क्या बोल रहा है कि एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। इसका मतलब यह है कि कह रहा है सिंपल सी बात, कोई आपका कथन होगा, अब उसके बाद उस कथन से हम लोग सवालों को आसानी तरह से हल कर लें, मतलब किसी सवालों को हल करना है, अब उसके बाद सवालों को हल करने के लिए क्या करते हैं, आप लोग फार्मूला का इस्तेमाल तो करते ही हैं। जब फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो जो फार्मूला वो सिद्ध किया हुआ पहले से ही कथन है आपका, तो जो फार्मूला सिद्ध किया हुआ उस सिद्ध किया हुआ फार्मूले से हम किसमें यूज कर रहे हैं, अपने सवालों में। तो वही बात समझा रहा है और कुछ है नहीं इसमें, एक सिद्ध किया हुआ कथन है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। प्रमेयिका का मतलब ये है। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है। तो आप देखेंगे हम लोग इसमें आपका सबसे पहले पढ़ेंगे आपका प्रमेयिका। चलिए हम लोग प्रमेयिका के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसको इंग्लिश बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एक ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या Q और R विद्यमान है कि a बराबर BQ प्लस R। अब उसके बाद देखेंगे 0 बराबर R, R से छोटा B है। इसका मतलब यह है कि जो आपका R मतलब है रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल, जो शेषफल है 0 के बराबर रहना चाहिए, या तो रिमाइंडर आपका 0 से बड़ा होना चाहिए या तो 0 के बराबर होना चाहिए। अब उसके बाद इसका मतलब यह है कि R जो लेस देन B है, जो R का मान है, जो शेषफल है, ये छोटा होना चाहिए किससे, B से। B मतलब आपका होता है भाजक। अब इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए। अब इसका मतलब जो लिखित है तो समझ में आ नहीं रहा है कि क्या लिखा क्या नहीं। चलिए हम लोग इस लिखित को बस समझ पढ़ लेते हैं कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि इतना दिया है। चलिए हम लोग आप लोगों के एक एग्जाम्पल के रूप में समझा देते हैं, एग्जाम्पल से आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए कि इसका कहने का मतलब क्या है। चलिए मान लीजिए आपका 4/15, 4/15 एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं। 4 का भाग 15 में दीजिए, तो 4 का भाग 15 में देंगे, 4 3 12, 15 में 12 गया 3, शेषफल 3 बच गया। ठीक है, अब उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब 2 का भाग 8 में देंगे, 2 चौके 8, इसका रिमाइंडर 0, मतलब शेषफल 0 हो गया। अब देखिए हम लोग इसको किस रूप में लिख सकते हैं, अब इसको हम लोग 15 बराबर 4 को गुणा 3 में कर सकते हैं, तो 4 गुणे 3, शेषफल कितना था 3, तो प्लस इसमें शेषफल 3 कर देते हैं। तो देखो 4 3 12, 12 3 15, 15 के बराबर आ गया। तो अब देखेंगे इसका मतलब ये है कि a बराबर क्या है 15, ये जो आपका इसको a से प्रदर्शित करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं b से, इसको q से, इस वाले को r से प्रदर्शित करते हैं। यही आपका निकलकर ये आया। आपको इस स्टेप से हमको बता देते हैं, ये जो विधि यही आपका है। अब देखिए आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप देखिए आपका a है तो 15 के स्थान पर a रखेंगे। आप देखिए b कितना है 4 है, तो 4 के स्थान पर b को रखेंगे गुणे। अब q के स्थान पर 3 है, तो 3 की जगह क्या रखेंगे q को रखेंगे, प्लस 3 के स्थान पे r रखेंगे, r को रख देंगे। अब देखिए इस विधि से हम लोगों को क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की यही आपका नियम है, जो इस विधि से हम लोग सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक और एग्जांपल को देख कर कंसेप्ट को पूरा क्लियर कर लेते हैं। अब चलिए आपका एग्जांपल नंबर 1 है, देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। 135 और 225 का जब एचसीएफ निकालेंगे,
अब इस विधि से आप लोगों को एचसीएफ ही निकालना है। तो देखिए हम लोग इस विधि से एचसीएफ निकालिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब यह है कि हम लोग इस विधि से आप लोगों को एचसीएफ निकालना। अगर इस विधि से एचसीएफ हम लोग नहीं निकालेंगे तो हम लोग को बोर्ड में नंबर नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं 135 और 225 का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो 135 और 225 का एचसीएफ निकालने के लिए सबसे इसमें देखेंगे बड़ी संख्या कौन है। इसमें से देखिए बड़ी संख्या कौन है, देखिए इसमें से आपका सबसे बड़ी संख्या 225 है और सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या 135 है। तो आप देखेंगे जो सबसे छोटी संख्या, उस छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम लोग क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो देखेंगे 135 भागे 225। तो अब देखें 135 भागे 225, तो 135 के भाग 225 में दीजिए, क्या कितने बार में जाएगा, हमारे ख्याल से तो एक बार में चला जाएगा। तो 135, अब इसमें से घटा दीजिए, 5 में से 5 गया 0 और 12 में ले 3 गया 9। तो अब देखेंगे क्या इस संख्या से वाली संख्या छोटी है। आपको क्या बताए थे, जो आपको यहां पर बताए थे r का मान b से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो बोलिए r, इसको आप लोग बोलेंगे r, इसको आप लोग बोलेंगे q, इस वाले को बोलेंगे a, इस वाले को क्या बोलेंगे b बोलेंगे। तो ध्यान दीजिए r का मान क्या है, छोटा है b से कि बड़ा है, क्योंकि देखिए क्या यहाँ पर लिखवाए थे आप लोगों को, यहाँ पर क्या लिखवाए थे आप लोगों को, r का मान जो है b से छोटा रहना चाहिए। तो देखिए r का मान जो है b से क्या है, छोटा है। जब b से छोटा है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या बनाएंगे, इस रूप में कर कर अब 135 को यहाँ पर हम लोग ला देंगे। तब देखिए 90 का भाग 135 में दीजिए, 90 दूना 180 हो जाएगा, बेसी चला जाता है, एक बार में जाएगा 90। अब देखेंगे 135 में से 90 घटाइए, 5 आ गया, 13 में 9 गया 4। तो अब देखिए 90 से क्या 45 छोटा है, तो इसका मतलब इसको इस तरह से कर देते हैं और 90 को इसमें घुसा दीजिए। तो 45 का भाग 90 में दे दीजिए, तो 45 दूना 90, 0 आ गया। अब देखिए यहां पर समझने वाली बात यह है कि जिस संख्या से आपका शेषफल शून्य आ जाए उसी संख्या को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। तो बोलिए क्या इस संख्या से आपका शेषफल शून्य आया था कि इस संख्या से आया था, किस संख्या से आया था, आपका एचसीएफ 45 वाली संख्या से क्या है, शून्य आया था, इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा, 45 होगा। लिखेंगे 135 और 225 का एचसीएफ 45 होगा। इस तरह से आपको एग्जाम में लिख देना है कि 135 और 225 का एचसीएफ 45 होगा। अब देखेंगे हम लोग इसको हल करने के लिए कितना स्टेप लगाएं। देखिए आपका ये पूरा क्या है, पहला स्टेप है, अब इसके बाद क्या है, दूसरा स्टेप है, अब इसके बाद क्या है, तीसरा स्टेप में। तो हम लोग क्या पढ़े थे, एल्गोरिथम में आपको क्या पढ़ाए थे पहले में, सुपरिभाषित रूप से एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में वो प्रक्रिया प्रदान करती है, यही बताए थे आपका एल्गोरिथम में। तो आप देखेंगे हम लोग ये आपका सॉल्यूशन जो आपका ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कितना स्टेप हल हुआ, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। 3 स्टेप तो जान लिए। इसको ध्यान देते हैं पहले वाले स्टेप को, तो यहाँ पर लिखेंगे चरण, और चरण में यहाँ पर लिखना है पहला चरण। तो पहला चरण क्या करता है, पहला स्टेप क्या करता है, पहला स्टेप ये देखिए है आपका। तो देखेंगे आपका 225 है, 225 बराबर, अब देखिए 225 के बराबर क्या लिखेंगे, 135 गुणा 1 में करिए, 135 गुणे 1 अब प्लस रिमाइंडर कितना है 90, तो यहाँ पर 90 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अब देखेंगे दूसरा स्टेप, तो दूसरा स्टेप में क्या है, सेम उसी प्रकार। अब दूसरा स्टेप में आप देखिए क्या है 135, तो पहले 135 के लिखिए बराबर, अब 135 के बराबर क्या आएगा 90 गुणे 1, 90 गुणे 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 45, 45 कर देंगे। अब उसके बाद तीसरा स्टेप में देखेंगे, तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप में क्या है 90 है, तो पहले 90 लिखिए, फिर बराबर 45, 45 गुणे 2, 2 प्लस शेषफल 0। आपका ये स्टेप है। अगर बोर्ड में आपको लिखना पड़ेगा तो इस स्टेप से आप लोग बोर्ड में लिखेंगे, अगर इस स्टेप से आप लोग बोर्ड में नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं मिलेगा। आप लोगों को इस तरह से करना है कि भाग आप लोग आसानी से दे लें कि आप लोग इस तरह से लिख सकें। आप देखेंगे ये आपका जो चल रहा है इसी के अनुसार चल रहा है। देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर।
अब देखेंगे ए आपका कौन है, ये कौन है, ये आपका यही बताए थे। तो देखिए ये आपका यही बताए थे जो 225 है, 225 आया है। देखिए ए के स्थान पर 225 आया। अब बी क्या है, बी 135 है, तो देखो बी के स्थान पर 135 आया है। अब क्यू कितना है, 1 है, तो देखो क्यू के स्थान पर 1 आया है। प्लस में आर, आर कितना है 90, इसी को बताए थे आप लोगों को, आर है ये आपका। तो अब आर देखेंगे, प्लस में आर कितना है 90 है। इस नियम से आपको ये पूरा स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि आप ये फॉलो नहीं करेंगे, ये नियम फॉलो नहीं करेंगे तो आपका बोर्ड में नंबर नहीं मिलेगा। ये जो आपके लिए ये तो रफ कार के लिए बताया था कि आप लोग सॉल्यूशन आसानी से निकाल सके। इसमें एक बात और है कि जो आप भाग दे रहे थे एचसीएफ का, इसमें भाग आपको तब तक देना है जब तक आपका शेषफल शून्य ना आ जाए। अगर शेषफल शून्य नहीं आएगा तब तक आपको भाग क्या करना है, देते रहना है, देते रहना है। चलिए आज की टॉपिक इतना ही, कल अगले वीडियो मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन के साथ।